Hello guys, I welcome you all on Defense Warriors online learning platform, and today I'm here with the first English class of AFCAT 2 2022. And as you all know now, English has maximum weightage. So in this session we are going to discuss all 30 types of questions जो कि AFCAT में पूछे जाते हैं, और जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. So this will help you to understand the pattern of the exam. So let's start the session, and this is the first question. Select the synonym of the given word. Synonyms जो है सिमिलर वर्ड्स होते हैं. हमें यहाँ पर जो है सब्जुगेट का सिनोनिम ढूंढना है. ऑप्शंस आर एंडो, लिबरेट, हेजेमोनाइज, एमुलेट. सबसे पहले हम जो है ऑप्शंस के मीनिंग देख लेते हैं. एंडो का मतलब होता है प्रोवाइड करना या फिर सप्लाई करना कुछ चीज. देन लिबरेट का मतलब है फ्री करना. हेजेमोनाइज का मतलब होता है कि कंट्रोल करना, किसी पे लीड करना. और एमुलेट का मतलब होता है किसी को मिमिक करना, किसी की कॉपी करना, उसे इमिटेट करना. सो यहाँ पर जो है सब्जुगेट का सिमिलर वर्ड होगा हेजेमोनाइज, क्योंकि सब्जुगेट का भी मतलब होता है किसी को अपने अंडर कंट्रोल रखना, किसी को कंट्रोल करना, उस पर लीड करना. सो आंसर विल बी सी. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. इसमें भी हमें सिनोनिम ढूंढना है जो कि वर्ड है इम्बेसाइल. ऑप्शंस आर स्कॉलर, मोरोन, ब्रेजन, जीनियस. इसमें हम देखेंगे तो स्कॉलर और जीनियस दोनों सिमिलर मीनिंग के हैं, तो ये तो आंसर होगा नहीं. उसके बाद जो ऑप्शन सी है ब्रेजन, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सारे के सिमिलर मीनिंग पे वर्ड है. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. मोरोन, मोरोन का मतलब होता है स्टूपिड पर्सन, और इम्बेसाइल का मतलब भी होता है स्टूपिड पर्सन. तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी. Now moving to next question, choose the word which is nearest in the meaning to the given word. यानी हमें इसमें debilitate का synonym ढूंढना है. Options are weaken, attack, surmount, destroy. Attack और destroy का meaning same होता है, सो ये दोनों इसके आंसर्स होंगे नहीं. सरमाउंट का मतलब भी कहीं ना कहीं सेम होता है, क्योंकि इसका मीनिंग होता है टू डील सक्सेसफुली या फिर किसी चीज पे जीत पा लेना, विक्ट्री. तो इसलिए ये भी कहीं ना कहीं सिमिलर है इनके. तो तीनों तो सेम है, तो ये तो आंसर होंगे नहीं. इसके बाद हमारा ऑप्शन ए बचा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा वीकन. और डेबिलिटेट का मतलब भी क्या होता है, किसी को वीक करना. सो आंसर विल बी ऑप्शन ए. सो जो अभी हमने दो क्वेश्चन किए उसमें हमने क्या किया, जो जिन बाकी ऑप्शंस का हमको मीनिंग आता था वो हमने एलिमिनेट कर दिए. तो बहुत सारे क्वेश्चंस में जो पूछे जाते हैं एंटोनिम सिनोनिम से रिलेटेड, उनको हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं. और अगर हमको किसी भी वर्ड का जो है डायरेक्टली मतलब नहीं पता है. सो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड. यहाँ पर अब हमें एंटोनिम ढूंढना है, यानी कि अपोजिट वर्ड, और वर्ड है हमारा मेलेवोलेंट. ऑप्शंस आर काइंडली, वैक्यूअस, एम्बिवलेंट एंड प्रिमिटिव. सबसे पहले तो हम इनके मीनिंग देख लेते हैं. प्रिमिटिव का मतलब होता है एंशियंट. उसके बाद एम्बिवलेंट हम देखेंगे, तो एम्बिवलेंट जो है ये एम्बीवर्ड से मिलता जुलता है. और एम्बीवर्ड का मतलब होता है कुछ मिक्स, जैसे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट एम्बीवर्ड होता है ना, दोनों को मिलके हम एम्बीवर्ड बोलते हैं. तो एम्बिवलेंट का मतलब भी होता है मिक्स्ड फीलिंग, किसी भी चीज के बारे में मिक्स्ड फीलिंग होना, किसी चीज के बारे में अनक्लियर होना, डाउटफुल होना, तो वो होता है एम्बिवलेंट. फिर उसके बाद वैक्यूअस. वैक्यूअस वैकेंट वर्ड से मिलता जुलता है, और वैकेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, एम्प्टी. तो वैक्यूअस का मतलब भी होता है एम्प्टी, या फिर जैसे कि जिसके अंदर दिमाग नहीं होता है, और माइंडलेस पर्सन, लैक ऑफ थॉट, उसको हम बोलते हैं वैक्यूअस. फिर उसके बाद ऑप्शन ए है काइंडली. वार्म हार्टेड इसका मतलब होता है. तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा काइंडली, क्योंकि मेलेवोलेंट का मतलब होता है किसी के लिए इल फीलिंग रखना, एविल फीलिंग रखना, किसी के लिए हॉस्टाइल होना, तो ये होता है मेलेवोलेंट. और काइंडली का मतलब होता है वार्म हार्टेड. तो दोनों जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से बहुत अपोजिट है. सो आंसर विल बी ऑप्शन ए. नाउ मूविंग टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें भी हमको अपोजिट वर्ड ढूंढना है ऑब्नॉक्शियस का. सो ऑब्नॉक्शियस का जो मीनिंग होता है वो है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट. और ऑप्शंस में हमको ऑप्शन डी जो दिख रहा है वो है क्लियरली इसका ऑपोजिट होगा प्लीजेंट. उसके बाद जो बाकी ऑप्शंस हैं हम उनके जो है मीनिंग देख लेते हैं. सो ऑब्सक्योर का मतलब होता है कुछ चीज जो अनक्लियर, जो समझ नहीं आती है, विच इज अनअंडरस्टेबल. फिर उसके बाद हॉस्टाइल का मतलब होता है अग्रेसिव. ग्लूमी का मतलब होता है सैड. नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक्रीमोनियस. एक्रीमोनियस का भी हमको एंटोनिम ढूंढना है, एंड ऑप्शंस आर लीगल, सीरियस,
कर्सिव, हार्मोनियस। लीगल का मतलब विच इज रिलेटेड टू लॉज। फिर सीवियर का मतलब होता है समथिंग बैड। कर्सिव का मतलब होता है स्मूथ। और हार्मोनियस का मतलब है हैप्पी और एंजॉयबल, इस तरह का। तो एक्रोमोनियस का अपोजिट हो जाएगा हार्मोनियस, क्योंकि एक्रोमोनियस का मतलब होता है बिटर और एंग्री। तो यहाँ पर जो है इससे इसका टोटली अपोजिट है हार्मोनियस। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस अब जो क्वेश्चन है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें जो है हमें सेंटेंस के लिए कोई एक वर्ड बताना होता है, और यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है वन हु इज indifferent to all pleasure and pain. Options are stern, stoic, egoistic, eccentric. So one who is indifferent to all pleasure and pain मतलब कि कोई ऐसा जो कि प्लेजर, पेन, सुख दुख दोनों सिचुएशन में इनडिफरेंट रहता है, अपनी फीलिंग्स शो नहीं करता, एक जैसा रहता है, एक समान रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्टोइक। सो स्टोइक विल बी द राइट आंसर। और बाकी ऑप्शंस का मतलब हम देखें तो स्टर्न का मतलब होता है वेरी सीरियस। ईगोइस्टिक का ईगोइस्टिक का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड। और इसेंट्रिक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत अनयूजुअल सा, स्ट्रेंज सा बिहेव करता है, जैसे सनकी सा बिहेव करता है, तो उसको हम कहते हैं कि इसेंट्रिक पर्सन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे तो ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, और स्टेटमेंट है इसमें अ मूवमेंट और एक्शन ऑफ द हैंड्स और फेस। ऑप्शंस आर एक्शन, गेस्चर, एनिमा, पोस्चर। सबसे पहले एक्शन की अगर बात करते हैं तो एक्शन का मतलब होता है कोई भी मूवमेंट और एक्शन, कोई भी वर्क हो रहा है तो उसको हम एक्शन बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर वो चीज हैंड्स या फेस से ही रिलेटेड है तभी उसको एक्शन बोले, किसी भी तरह का मूवमेंट हो उसको हम एक्शन बोलते हैं। उसके बाद आता है गेस्चर। तो गेस्चर का मतलब होता है कि जो हम हैंड्स या फिर फेस से जो मूवमेंट या एक्शन करते हैं उनको गेस्चर बोलते हैं। सो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। A movement or action of the hands or face are called gesture. फिर उसके बाद ऑप्शन सी है एनिमा। सो एनिमा इज अ फेमिनिन पार्ट ऑफ अ मेंस पर्सनालिटी। ऑप्शन डी पोस्चर। पोस्चर होता है कोई भी पोजीशन जो हमने होल्ड की हुई है, वी आर सिटिंग और स्टैंडिंग एंड वी आर होल्डिंग दैट पोजीशन, तो वो हो जाएगा हमारा पोस्चर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है select the most appropriate one word substitution for the given। अब स्टेटमेंट है हमारी someone who is in a place or a situation where they are not wanted। मतलब इसी ऐसी जगह पे किसी इंसान का प्रेजेंट होना जहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है या फिर कोई उसे चाहता नहीं है। तो ऑप्शंस विल बी इंट्रूडर, बर्गलर, हाउसकीपर, स्टीलर। बर्गलर और स्टीलर दोनों एक जैसे, इस चोर को कहते हैं। हाउसकीपर जो घर की रखवाली करता है। और ऑप्शन ए इंट्रूडर। इंट्रूडर हमारा आंसर हो जाएगा। और मतलब इंट्रूडर ऐसा पर्सन होता है जिसको कि वो उस सिचुएशन में होता है जहां पर उसकी जरूरत नहीं होती है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, फाइंड द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। और ऑप्शंस हैं टू बी क्लीन एंड टाइडी, टू ट्राई एट मोस्ट, टू वर्क एंथुजियास्टिकली, टू चेंज द थिंग्स। सो लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब जो होता है वो होता है कि किसी किसी भी काम को करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए हर तरह से कोशिश करना। तो टू बी क्लीन एंड टाइडी तो होगा नहीं, और टू चेंज द थिंग्स भी होगा नहीं। इसमें क्या होगा कि हम अगर हर चीज, हर कोशिश कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, मतलब हम हर लेवल पे ट्राई कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, टू ट्राई एट मोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉकिंग ऑन थिन आइस। ये जब हम सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं तो हमको उसी में लग रहा है कि कोई ऐसी चीज करना जो कि बहुत ज्यादा रिस्की है, बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो वो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है डूइंग समथिंग रिस्की। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एनेक्स टू ग्राइंड। एनेक्स टू ग्राइंड का मीनिंग जो है, इसका मीनिंग होता है टू हैव अ सेल्फिश मोटिव इन डूइंग समथिंग। सो इससे मिलता जुलता ये समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये ऑप्शन सी है फिलांथ्रोपिस्ट, इसका मतलब होता है रिच पर्सन जो कि पुअर और नीडी पीपल की हेल्प करता है, तो उसे कहते हैं फिलांथ्रोपिस्ट। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन 13, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डोलोरस, डोलूरस, डोलेरियस और डेलोरियस। सो जो ये नीचे के दो ऑप्शंस हैं वो तो होंगे नहीं, पढ़ने में ही पता चल रहा है। और डोलूरस भी कोई
वर्ड होगा नहीं। सो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर होगा, जिसकी स्पेलिंग होगी DOLOROUS, डोलोरस। और इसका जो मीनिंग होता है वो है सोरो या फिर पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक, एंट्रेंसिक, एंट्रेंसिक। CD एंट्रेंसिक तो होता नहीं है, ये वर्ड स्टार्ट आई से होता है, और इंट्रेंसिक भी होता नहीं है। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, इंट्रेंसिक, जिसका मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू नेचर। सो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड है। जो आफ्टर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे क्वेश्चंस आते हैं, ये तो पहले 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज कि ये इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक दो बारी इनको सही से पढ़ते हो तो आप इजिली इनके आंसर्स फाइंड आउट कर लोगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। सो पहले हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये कॉम्प्रिहेंशन रीड करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे। सो as the rulers of the planet, human beings like to think that it is the large creatures who will emerge victorious in the struggle for survival. However, nature teaches us the opposite. It is often the smallest species which are the toughest and most adaptable. A perfect example is the hummingbird, which is found in the American countries. One species of a hummingbird is known as the bee hummingbird, which ranks as the world's smallest and lightest bird, and it is barely visible when it is in flight. Hummingbirds are not Hummingbirds are the only birds that can fly backwards. They feed mainly on the nectar of flowers, a liquid that is rich in energy. Nectar is an ideal food source for hummingbirds. Need an incredible amount of energy to sustain their body metabolism. A hummingbird's wings flap at a rate of about 80 times per second, and its tiny heart beats more than 1,000 times per minute. This is why they must consume relatively large quantities of food. In the course of a day, a hummingbird consumes nectar as much as half its body weight. The beauty of nature is the uniqueness of her creation to adapt in any condition. So इस जो ये पैसेज था, इसमें हमिंग बर्ड्स के बारे में बताया, और इसमें बताया कि बी हमिंग बर्ड की एक ऐसी स्पीशीज है जो कि सबसे वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट बर्ड है, और इनके फूड के बारे में बताया है। सो हम क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बी हमिंग बर्ड इज ट्रू? ऑप्शन ए, इट इज ऑब्वियसली विजिबल व्हेन इट फ्लाइज। ऑप्शन, हमने ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं था कि ये इजिली विजिबल होती है। जो हमने अभी पढ़ा उसमें हमने देखा था, पैसेज में देखा था कि इट इज बेयरली विजिबल, मतलब मुश्किल से देखी जा सकती है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है, इट स्केप्स आवर साइट व्हेन इट इज इन फ्लाइट। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि ये हमारी आई से इजिली नहीं दिखती है। ऑप्शन सी है, इट कैन फ्लाई हाई बियॉन्ड, ये होगा नहीं। बी ऑप्शन भी हमारा होगा नहीं। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसका, नेचर हैज मेड मैन रियलाइज द फैक्ट दैट डैश। ऑप्शंस आर, अ लार्ज क्रीचर्स एमर्ज विक्टोरियस इन द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। हमने ऐसा कुछ स्टेटमेंट पैसेज में पढ़ा नहीं। बी वाला ऑप्शन है, द लार्जेस्ट स्पीशीज आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग हैंड सर्वाइव्स। ऑप्शन सी है, ह्यूमंस हु रूल द प्लैनेट आर द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स ऑन अर्थ। ये ह्यूमंस के बारे में हमने पूरे पैसेज में कुछ नहीं पढ़ा, हमिंगबर्ड्स का पैसेज था। ऑप्शन डी है, द स्मॉलेस्ट क्रीचर आर टफेस्ट विद स्ट्रॉन्ग अडेप्टेबिलिटी एंड नेचुरल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। तो जो हमने पैसेज रीड किया था उसमें हमारे पे ये वाला जो स्टेटमेंट था, ये यही बताता है कि मोस्ट अडेप्टेबल और टफेस्ट एंड मोस्ट अडेप्टेबल होता है। तो ऑप्शन हमारा डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये द वर्ड इनक्रेडिबल इन द पैसेज मीन। तो ऑप्शंस है, ट्रेमेंडस, इनएग्जॉस्टिबल, अनबिलीवेबल, फिनोमिनल। इसका इनक्रेडिबल का जो है, इनक्रेडिबल का मीनिंग होता है अनबिलीवेबल। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनबिलीवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा अगला एक पैसेज है, मेडागास्कर वाज अ प्लेस विद वन ऑफ द रिचेस्ट डैश इन द वर्ल्ड एंड फॉर मेनी पीपल इट वाज अ डैश। 10 years without rain changed everything. Scientists said that the area would become even drier. Madagascar could become the first country to experience dash as a result of climate change. और क्वेश्चन हमारा है पहला, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल
इन द ब्लैंक नंबर 1, और ब्लैंक नंबर 1 में क्या है, मेडागास्कर वाज अ प्लेस विद वन ऑफ द रिचेस्ट। तो रिचेस्ट सेमनेस होगा नहीं, सिमिलैरिटी होगा नहीं, पॉजिटिव होगा नहीं, बायोडाइवर्सिटी हो सकता है, क्योंकि कोई कंट्री किस चीज में रिच होगी, बायोडाइवर्सिटी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ब्लैंक नंबर 2 में देखना है, तो ये पहला हमारा हो गया बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, एंड फॉर मेनी पीपल इट वाज अ। तो अगर कोई बायोडाइवर्सिटी में रिच है कोई कंट्री, तो उनके लिए माइजरी और सैडनेस होगा नहीं। ब्लूम तो खिलना होता है, मीनिंग इसका थोड़ा डिफरेंट है। पैराडाइज मतलब होता है हेवन। तो अगर कोई कंट्री बायोडाइवर्सिटी में रिच है, तो वो उन वहां के लोगों के लिए क्या होगा, पैराडाइज हो जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, तो सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट। ब्लैंक नंबर 3 हमको देखना है, मेडागास्कर could become the first country to experience dash as a result of climate change। तो climate change की वजह से वो क्या फेस कर सकता है, क्या एक्सपीरियंस कर सकती है कोई कंट्री। वेल्थ होगा नहीं, अबंडेंस किसी चीज का भी होगा नहीं। इसमें फेमाइन हमारा सही आंसर हो सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से फेमाइन कोई भी कंट्री एक्सपीरियंस कर सकती है। मेडागास्कर फर्स्ट कंट्री हो सकती है जो कि फेमाइन एक्सपीरियंस करेगी। तो ये हमारे हो गए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि एरर डिटेक्शन से, और इसमें हमें ग्रामेटिकली एरर फाइंड करने होते हैं, और स्टेटमेंट इसमें दे रखा है, दिस कैंडिडेट लैक्स एन एक्सपीरियंस अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड। इसमें हमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। पहला जो है, पहला सेक्शन है दिस कैंडिडेट लैक्स, इसमें कोई एरर नहीं है। जो दूसरा है एन एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस के साथ एन यहाँ पर यूज किया है, तो क्या हम एक्सपीरियंस को काउंट कर सकते हैं कि एक एक्सपीरियंस है, दो एक्सपीरियंस है? ये पॉसिबल नहीं है। जो ये एक्सपीरियंस है, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मतलब जैसे कि हैप्पीनेस हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, इन सब चीजों को क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, और इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस होगा वो हो जाएगा, दिस कैंडिडेट लैक्स एक्सपीरियंस अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड, यानी कि हमारा राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज फर्स्ट दैट अ गवर्नमेंट document has listed concrete steps for combating counter fighting। ऑप्शंस, नो एरर। इसमें जो हमारा पहला सेक्शन है, इट इज फर्स्ट दैट, और पढ़ने में ही थोड़ा सा ऑड लग रहा है कि इट इज फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट के बाद जो है क्वांटिटी क्वांटिटी या फिर टाइम इसमें ऐड किया जाता है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो एरर हमारा जो है फर्स्ट सेक्शन में ही है। इट तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, it was a horrific and extremely coward attack which was totally unprovoked, no error। इसमें पहला हम अगर सेक्शन देखते हैं, it was a horrific and extremely, ठीक है, कोई एरर नहीं है। कावर्ड अटैक, कावर्ड जो है एक नाउन है, और अगर हम अटैक के लिए इसको यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसका एडजेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे, ना कि नाउन। तो कावर्ड का एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा कावर्डली। यहाँ पर यूज होगा कावर्डली अटैक, यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। पूरा सेंटेंस क्या होगा, इट वाज अ हॉरिफिक एंड एक्सट्रीमली कावर्डली अटैक व्हिच वाज टोटली अनप्रोवोक्ड। सो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, some of the some of the world's largest water bodies are drying up, thus threatening the livelihoods of millions। इस सेंटेंस का मतलब है कि बहुत सारी वाटर बॉडीज जो है ड्राइंग अप होती जा रही है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ जो लोगों की लाइवलीहुड जो है वो थ्रेटन होती है, हो रही है। सो पहला जो है, सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर बॉडीज, तो वर्ल्ड की तो यहाँ पर कोई यूज नहीं हो रहा, तो वर्ल्ड की जगह पे क्या होगा, सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटर बॉडीज, सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर बॉडीज। इसमें हमको अपोस्ट्रॉफी एस हम लगाएंगे वर्ड पे, तो हमारा जो है पहला सेक्शन ठीक हो जाएगा, यानी कि हमारा एरर जो है वो ए में था। सो आंसर सही सेंटेंस होगा, सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटर बॉडीज आर ड्राइंग अप, thus threatening the livelihood of millions। Now moving to next question, क्वेश्चन 25, इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स पूछे हैं, इनमें हमको जो सही ऑप्शन है वो फिल करना है। Many programs and services may offer discount if you get dash
फ्रॉम अ फ्रेंड. ऑप्शन ए रेफरल, रेफरेंस, प्रेफरेंस, नन. प्रेफरेंस तो होगा नहीं, रेफरेंस भी नहीं, रेफरल ही यूज करते हैं डिस्काउंट के लिए. सो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन 26 है, द बॉस सिंपली कुड नॉट dash his inefficiency anymore. Option A put off, option B put up with, option C put down, option D put across. So put off का मतलब होता है कि किसी चीज को डिले करना. पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना. पुट डाउन का मतलब होता है कुछ नोट डाउन करना, राइट डाउन करना. और पुट अक्रॉस का मतलब होता है कम्युनिकेट. सो यहाँ पर है द बॉस सिंपली कुड नॉट, डिले होगा नहीं, राइट डाउन कम्युनिकेट भी होगा नहीं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुट अप विद, यानी टॉलरेट हिज इनएफिशिएंसी एनीमोर. द बॉस सिंपली कुड नॉट पुट अप विद हिज इनएफिशिएंसी एनीमोर. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन है, the stories in Arabian Nights are really full dash excitement. Options are by, for, with, of. मतलब कि जो स्टोरीज अरेबियन नाइट्स की स्टोरीज है वो एक्साइटमेंट भरी होती हैं. तो यहाँ पर फुल और एक्साइटमेंट के बीच में जो है हम नाउन, एडजेक्टिव, फुल जो एडजेक्टिव है और एक्साइटमेंट नाउन को कनेक्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, ऑप्शन कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, वो होगा ऑफ. तो ये हो जाएगा द स्टोरीज इन अरेबियन नाइट्स आर रियली फुल ऑफ एक्साइटमेंट. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन होगा, डायरेक्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर इज अ related pair of the words given. Each pair is followed by 4 other pairs of words. Choose the correct pair from the option. तो इन चारों पेयर, जो इन चारों ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि दोनों पेयर डिफरेंट है बाकी सबसे, हमको वो इसमें फाइंड आउट करना है. ऑप्शन ए है इनॉर्मस, इनॉर्मस, कोलोजल, इफेस, डिस्ट्रॉय, इसेंट्रिक, कन्वेंशनल, एंडेवियर, अंडरटेक. सो इनॉर्मस और कोलोजल, इनका अगर हम मीनिंग देखते हैं तो इनॉर्मस मतलब होता है कि कुछ ह्यूज या फिर वास्ट, और कोलोजन का भी मतलब सेम होता है. मतलब ऑप्शन ए में जो हमारा पेयर है वो दोनों क्या है, वो दोनों सिनोनिम्स है. ठीक है. उसके बाद ऑप्शन बी है इफेस, का मतलब होता है कुछ इरेज करना, कुछ डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना, और आगे भी डिस्ट्रॉय है, तो ये दोनों भी क्या है, सिनोनिम्स है. उसके बाद ऑप्शन डी अगर हम देखते हैं, इसेंट्रिक मतलब होता है समथिंग विच इज अनयूजुअल, अनयूजुअल और अनकॉमन सा, कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, और आगे हमारा है कन्वेंशनल. तो यानी ये दोनों हमारे क्या है, जो सी में दोनों वर्ड्स हैं वो एंटोनिम्स हैं, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है. फिर उसके बाद हम ऑप्शन डी देखेंगे, इंडेवियर और अंडरटेक. इसका मतलब होता है कुछ चीज ट्राई करना, अंडरटेक करना, अटेम्प्ट करना, सीक करना. तो यानी ये दोनों भी सिनोनिम है. तो हमारा जो है डिफरेंट पेयर है वो है ऑप्शन सी. आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. Moving to next question, 29th. Read the following group of sentences. The first and the last sentences are numbered 1 and 6. The rest are numbered PQRS. Arrange these 4 sentences in proper order to form a meaningful paragraph sentence. First है, सो जो ये क्वेश्चन है इसमें हमको जो सारे सेंटेंसेस हमको दे रखे हैं 4, उनको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है. जो फर्स्ट और सिक्स्थ सेंटेंस है ये ऑलरेडी सेट कर रखे हैं, और बीच के हमको सेंटेंसेस पढ़ के अरेंज करने हैं. पहला सेंटेंस है, पोस्ट वर्ल्ड लॉ दैट ईयर there was a good person for each job and market remained firm. The output was also high. There were no losses from fire also. Thankfully, no marked fluctuation caused havoc. All in all, it was the best year in the history of the company. इसमें किसी कंपनी की बात हो रही है जिसका फर्स्ट सेंटेंस है कॉस्ट वर लो दैट ईयर. तो अगर पहले कॉस्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो पहला अगर कॉस्ट वर, उसके बाद हम यहाँ पे क्यू वाला ऑप्शन देखते हैं तो उसमें आउटपुट की बात कर रहे हैं. तो हमारा पहला हो जाएगा द आउटपुट वाज आल्सो हाई. ये बन भी रहा है, कॉस्ट वर लो दैट ईयर और आउटपुट वाज आल्सो हाई. उसके बाद अगर हम पहले अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो क्यू जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में पहला है, तो हमारे बाकी सारे तो वैसे ही हटके. अगर हम उसके बाद भी चेक करने के लिए सारे सेंटेंसेस को देखते हैं तो क्यू के बाद है पी, देयर वाज अ गुड पर्सन फॉर ईच जॉब एंड द मार्केट रिमेन फर्म. फिर है एस, तो थैंकफुली नो मार्केट फ्लक्चुएशन. तो ये सारा मैच हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. रीड द फॉलोइंग. इसमें भी हमको PQRS वाले इनको अरेंज करना है सेंटेंसेस को. फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट जो हमारा ऑलरेडी प्री डिफाइंड सेंटेंस है वो है मेक श्योर योर ग्लासेस फिट वेल. उसके लास्ट सेंटेंस है कीप द ग्लासेस क्लीन एंड अ सॉफ्ट क्लॉथ इज बेस्ट फॉर क्लीनिंग. बीच के सेंटेंसेस हमको अरेंज करने हैं. तो P है टेक योर ग्लासेस फॉर एडजस्टमेंट टू द प्लेसेस यू बॉट देम. कीप योर ग्लासेस इन अ केस when you are not wearing them. The earpiece should be at eye level and don't try to adjust the earpiece yourself. This will prevent scratches. S तो होगा नहीं पहले. टेक योर ग्लासेस ये भी होगा नहीं. सबसे पहले हमारा जो होगा ये होगा R वाला. द earpieces should be at eye level and don't try to adjust the earpiece yourself. इसमें हमें बताया कि हमको उनको earpiece खुद से एडजस्ट नहीं करना है. उसके बाद आर के बाद हमको देखना है पी वाला सेंटेंस. उसमें बताया कि टेक योर ग्लासेस फॉर एडजस्टमेंट टू द प्लेस यू बॉट देम. जहां से आपने उनको खरीदा है वहां से. तो हमारा पहला जो है सेंटेंस हो जाएगा 1 के बाद वो होगा आर, उसके बाद होगा पी. ऑप्शंस में जाते हैं. आर और पी जहां पर सेम है वो है ऑप्शन बी. तो यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा. उसके बाद चेक करने के लिए हम क्यू और एस देखेंगे. तो कीप योर ग्लासेस इन अ केस व्हेन यू आर नॉट वेयरिंग देम. और लास्ट सेंटेंस हो जाएगा दिस विल मैच, दिस विल प्रिवेंट स्क्रैचेस. सो ये जो है सारे ऑप्शंस हमारे मैच हो रहे हैं. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. So this was the last question and it was the overview of previous year questions that were asked in AFCAT exam. So for more videos, please like, share and subscribe Defense Warriors. Thank you so much for watching.